आज रविंद्रनाथ टैगोर जयंती है, इसलिए आज हम उनके जन्मभूमि बंगाल की बात करेंगे। क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, क्योंकि आज भले ही बंगाल में देश भर से ज्यादा बेगर्स हो, डिसेंट जॉब्स प्रोवाइड करने में लास्ट में आता हो, हायर सेकेंडरी एजुकेशन सबसे खराब हो, या दंगे मार काट में सबसे आगे हो, पर एक समय था जब वेस्टर्न यूरोप के सारे देशों को मिलाकर उनकी बंगाल जैसी इकोनॉमी नहीं थी। चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, बंगाली हर क्षेत्र में टॉप क्लास रहे। जैसे फिल्मिंग में सत्यजीत रे, लीडरशिप में सुभाष चंद्र बोस, रिफॉर्मर में राजा राम मोहन रॉय, बिजनेस में आदित्य बिरला, सिंगिंग में अरिजीत सिंह, चिन्मय चट्टोपाध्याय, पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी, आर्ट में क्या मैंने दीदी का नाम ले लिया? उप्स। हट। आज हम बंगाल के डिस्ट्रक्शन की रूट कॉज को समझेंगे। 70s तक सिर्फ इंडिगो, टी, जूट और सिल्क फार्म के ट्रेड से ही बंगाल अपने पीक परफॉर्मेंस पर था। बंगाल अकेले ही पूरी एशिया का 50% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट और 80% सिल्क एक्सपोर्ट कर रहा था। फिर कहानी में एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की। बैटल ऑफ बक्सर के बाद अंग्रेजों का राज यहाँ शुरू हो जाता है। भारत पर कब्जा करने के लिए वे यहाँ के रिसोर्सेस को ऑलमोस्ट फ्री में लेते, उसे दूसरे देशों में ट्रेड कर जो पैसे मिलते उससे वे हमारे ही देश में एक्सपेंशन कर रहे थे। अब लगभग 200 साल तक बंगाल को ऐसे ही लूटा गया। इसी इंटेंशन को लेकर उन्होंने यहाँ कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करी, मेनली पोर्ट्स, ताकि वो यहाँ के सारे माल को इंग्लैंड भेज सकें। इसी बीच बंगाल में भूखमरी भी आ गई। 1768 से 1769 में 2 साल तक सूखा पड़ा। ऊपर से अंग्रेजों ने अपने आर्मी के लिए राइस रिजर्व करने लगे और एट लास्ट बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन यानी 1 करोड़ लोग इस भूखमरी की वजह से मारे गए। ये यहीं तक नहीं रुका। बंगाल की डाउनफॉल का अगला बड़ा रीजन है पार्टीशंस, मतलब बंगाल की हाथ पैर छीन लेने की वजह से। बंगाल के टोटल 3 पार्टीशंस हो चुके हैं। पहला 1874 में जब आसाम को बंगाल से अलग किया गया, जिससे टी फार्मिंग की मैक्सिमम पोटेंशियल चली गई। फिर 1912 में बंगाल से बिहार, झारखंड, उड़ीसा को अलग स्टेट बनाया गया, जिससे इंडिगो हाथ से चला गया। अब 1947 में हुआ बंगाल से बांग्लादेश का पार्टीशन, जिसमें 75% ऑफ जूट की खेती के लिए जमीन हाथ से निकल गया और बंगाल की मेन यूएसपी जिस पर उसकी इकोनॉमी टिकी हुई थी वो ठप पड़ने लग गया। अकेला जूट मिल जो हमारे पास बंगाल में बचा था वो धीरे धीरे बंद हो गया, क्योंकि बांग्लादेश बाद में जूट की रॉ मटेरियल पर टैक्स बढ़ा देता है। प्लस पार्टीशंस की वजह से बांग्लादेश में बहुत से रेफ्यूजीज आ गए थे और अब वेस्ट बंगाल पर उनका भी बर्डन था। ये सब होने के बाद भी वेस्ट बंगाल इतना कैपेबल था कि सब झेल लिया। पर इंडिपेंडेंस के बाद जो पॉलिटिकल गेम चली उसने बंगाल को अंदर से मारना शुरू कर दिया। 1977 में सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी वाले अपनी लेफ्ट की सोच को लेकर बंगाल में कांग्रेस को इलेक्शन में हराकर रूलिंग गवर्नमेंट बनती है, जो कि लेबर्स को और छोटे बिजनेसेस को ज्यादा इनकरेज करती थी और बड़े लीगल कॉर्पोरेट कंपनीज को अवॉइड करती थी। परिणामवश हुआ ये कि लेबर्स के यूनियंस फॉर्म होने लग गए। वे अपने डिफरेंट मांगों को लेकर स्ट्राइक पर आने लग गए और उनकी वजह से फैक्ट्री वाले भी लॉकआउट्स करने लग जाते। 20-30 दिनों तक फैक्ट्री बंद। ये कंटिन्यूस चलता रहा। इस वक्त जितने भी बड़े बिजनेसेस या इंडस्ट्रीज थे वे बंगाल से निकलकर दूसरे स्टेट में जैसे गुजरात या महाराष्ट्र जाने लगते हैं, क्योंकि कांग्रेस इन राज्यों में इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी बड़ी फ्रेंडली ला रही थी। सीपीआई छोटे बिजनेसेस पर ध्यान तो दे रही थी पर लोग उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उनके प्रोडक्ट अच्छे भले ही कितने हैं पर कोई क्वालिटी सर्टिफिकेशन नहीं है, वारंटी नहीं है। लोकल सामान आज भी वहाँ बिक रहे हैं उसी स्केल में जैसा 1950s में चल रहा था। यहाँ तक जब पीएम मनमोहन सिंह जी ने लिबरलाइजेशन करी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स देश में आए, पर कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका भी जमकर विरोध किया। बेसिकली इनका ये आइडियोलॉजी था कि एक ऐसा राज्य हो जहाँ सब भिखमंगे हो। वर्कर्स की जो ये यूनियंस बन रही थी वो असल में गुंडों की एक फौज थी, जिनका की काम था वो हर गली में घुस घुस कर अपने अपोजिशन को धमकाएं, मारें, पीटें, हर तरह के लोगों से हफ्ता वसूले और जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए उसे टपका दिया जाए। एक फेमस एग्जाम्पल है सैनबारी मर्डर्स, जहां 3 कांग्रेस वर्कर्स को मार दिया जाता है और उनके खून को चावल में मिलाकर उनकी मां को जबरदस्ती खिलाया जाता है। एक
और इंसिडेंट है जिसे अब तक का सबसे खराब स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग ऑफ सिटीजन्स माना गया है। 1700 बंगाली हिंदू जो कि बंगाल से भागकर आए थे, सीपीआई गवर्नमेंट के ऑर्डर पर पुलिस के द्वारा मार दिए गए। ये सब देखकर कौन यहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप करना चाहेगा। मार काट गुंडागर्दी इसी तरह चलता रहा। फिर कहीं 2008 में रतन टाटा जी अपने टाटा नैनो के लिए यहाँ फैक्ट्री खोलने की सोची। बात जमीन एलोकेशन तक पहुंची तो दूर कहीं खेतों से निकलकर भागती हुई दीदी आई और धरने पर बैठ गई। लंबा भूख हड़ताल चला और आखिर रतन टाटा जी दूसरे स्टेट में जाकर अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हैं। दूसरे क्या, गुजरात में। मोदी जी ने उन्हें 3 दिन में जमीन दिला दी। बताया तो था मैंने इस वीडियो में। वैसे यहाँ पर दीदी भी सही का साथ दे रही थी। वो जमीन बहुत से अलग अलग गरीब किसानों के रोजी रोटी का एक जरिया था। वो उन्हें दे देते अगर, तो लॉन्ग टर्म में क्या कमा कर खाते वो लोग। अब यहाँ तक में आपने जान लिया है दीदी से पहले बंगाल में कौन कौन से प्रकोप आए, और अब अगली वीडियो में आप जानेंगे दीदी बंगाल के साथ क्या कर रही है। चलिए गेस कीजिए। इलेक्शन जीतने की तैयारी? ना ना ना, टीएमसी एक $multi-billion डार्क स्टार्टअप है। इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।